हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। सोशियोलॉजी क्लास 12th की आखिरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लास्ट चैप्टर सोशल मूवमेंट्स करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ बड़े आराम से जीते हैं, राइट? आप वीकेंड्स एंजॉय करते हैं, वर्कर राइट्स एंजॉय करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई बढ़िया दिन चल रहा है। 8 घंटे आप काम करते हैं, आप घर आ जाते हैं, आपको इक्वल पे मिलता है, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है और आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी कितनी प्यारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पहले बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने लड़ाई करी है आपको ये सारी चीज़ें दिलवाने में, और इन्हीं को हम सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं। मतलब जब लोग साथ में आते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और राइट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो सोशल मूवमेंट में आता है। कई बार हम कुछ चाहते हैं और कई बार हम कुछ नहीं चाहते, और दोनों चीज़ों के लिए हमें मूवमेंट करना पड़ता है। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंस से बात करते हैं, हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, आपने अफ्रीका में देखा होगा अपार्थीड बहुत देखने को मिलता था। मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो एंटी अपार्थीड कैंपेन हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है, उसको इम्पैक्ट करा है। वही इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक निकल के आता है कि ये सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि सोशल मूवमेंट सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन है ओवर टाइम। मतलब लोग साथ में आए, साथ में मिलके उन्होंने एक्शन लिए, और ऐसा नहीं है कि बस एक बार लिए, दो बार लिए, ये एक्शन चलते जा रहे हैं, सस्टेन्ड है। लंबे समय तक आपको लड़ाई लड़ना पड़ती है, तब जाके कुछ होता है। और लड़ाई से यहाँ पर मुक्काबाजी का मतलब नहीं है मेरा। मतलब आपको आवाज उठाना पड़ती है, लोगों को साथ पे लाना पड़ता है, बहुत तरीके होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है डायरेक्टली स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, उनकी पॉलिसीज़ में कोई चेंज डिमांड कर रहा होता है। अब कभी भी अगर हम कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं कि लोग साथ में आ रहे हैं, तो कोई ना कोई डिग्री का ऑर्गेनाइज़ेशन होना ज़रूरी है कि भाई एक ऑर्गेनाइज़ेशन में वो काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन में लीडरशिप होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, रोल रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन क्या करेगा, किसकी क्या पोज़ीशन है। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन में स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी होना चाहिए कि भाई सोशल मूवमेंट में हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ पर यकीन करते हैं। तो एक आइडियोलॉजी, एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये एक ऐसा पब्लिक इश्यू होना चाहिए जो एक बहुत बड़े ग्रुप को परेशान कर रहा है, तब तो उसको आप सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, मूवमेंट या तो चेंज ला सकता है या फिर किसी चेंज को रोक सकता है। मान के चलिए गवर्नमेंट पूरे फॉरेस्ट को काट रही है, तो आप उसको रोकना चाहेंगे ना। या फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि अब इस चीज़ में बहुत टैक्स लगाया जाएगा, तो उसको आप रोकना चाहेंगे ना। तो ये चीज़ें होती हैं। विमेन को इक्वालिटी नहीं है, तो आप इक्वालिटी लाना चाहेंगे। तो कभी हम सोशल मूवमेंट के थ्रू कुछ लाना चाहते हैं, कभी हम किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि सोशल मूवमेंट में हम क्या करते हैं, हम मीडिया हो गई, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम उनको भी अपने साथ जोड़ते हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं। फिर अलग-अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। हम भाई ब्लैक क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, कैंडल मार्च कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, बहुत सारे नारेबाज़ी कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं मूवमेंट करने के। अगर हम बात करें, कुछ ऐसा है जो एकदम स्पॉन्टेनियस है, बस एकदम हो गया, कोई भी अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो भाई उन मूवमेंट को हम सोशल मूवमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। अब सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में भी डिफरेंस होता है। देखो, अगर हम सोशल चेंज की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने एक्शन लिए, बहुत सारे लोगों ने कलेक्टिव एक्शन लिए। तो अलग-अलग समय, अलग-अलग जगहों पर जब इन सबको हम ऐड करते हैं, तो एक सोशल चेंज बनता है। इसका एक बहुत ब्रॉड स्कोप होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए नेशनलिज़्म। आप इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अलग-अलग कोनों से लोगों ने अलग-अलग तरीके से स्ट्रगल करे, इतने सालों तक स्ट्रगल करे, फाइनली हम सब साथ आए, ब्रिटिश को हमने बाहर निकाला। तो धीरे-धीरे नेशनलिज़्म आया। यूएसएसआर में भी यही एग्ज़ाम्पल आएगा, बहुत जगहों पर आएगा। अब अगर हम सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, तो एक लंबा कंटीन्यूअस एफर्ट है, लोग एक साथ एक्शन ले रहे हैं किसी एक एम के लिए, कोई एक पर्पस है, एक स्पेसिफिक गोल होता है कि इसको हमें अचीव करना है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है कि भैया आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो एक पर्पस, एक एम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत फाइन लाइन आ जाती है सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट के बीच में। एक तरफ हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एक बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। अब सोशियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट्स
अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई सोशल मूवमेंट्स की स्टडी करना सोशियोलॉजी में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बिगिनिंग से ही अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो उसका बहुत ही डीप इंटरेस्ट रहा है सोशल मूवमेंट्स में। जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही सोशल अपहीवल्स मतलब सडन चेंजेस हमें बड़े लेवल पे देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर लोगों ने इनइक्वालिटी, पुअर लिविंग कंडीशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। जैसे अगर हम पुराने सोशियोलॉजी जैसे दुर्खीम जी की बात करते हैं, तो इन्हें ये मूवमेंट्स थ्रेट की तरह दिखते थे। इनका कहना था भाई ये सोशल ऑर्डर के लिए थ्रेट है, हमें सोसाइटी में स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, इंटीग्रिटी एक मतलब इंटीग्रेशन जोड़ने पे काम करना चाहिए, ना कि कुछ ऐसी चीज पे फोकस करना चाहिए जिससे सोसाइटी टूट जाए। लेकिन भाई कार्ल मार्क्स ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। अगर हम हिस्टोरियन ईपी थॉमसन की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला जो ये क्राउड्स हैं, ये मॉब्स हैं, भाई ये एनार्किक हुलिगन्स नहीं है, मतलब ये ऐसे ही बेमतलब बहुत वायलेंट नहीं है, ये इनका तरीका है। ये गुस्सा और कैसे दिखाएंगे, अगर ये अपसेट हैं, ये अपना रिसेंटमेंट कैसे दिखाएंगे, उनके अंदर भी भाई मोरल इकोनॉमी होती है। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बट अगर हम सोशियोलॉजी एनसीईआरटी को फॉलो करें, उन लोगों को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि बस वो ऐसे ही मूवमेंट करने आ गए, ऐसे ही प्रोटेस्ट करने आ गए। वो अपनी रियल प्रॉब्लम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। कि जैसे पुअर पीपल ने भाई प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनकी लाइफ में सच में बहुत हार्डशिप थी और उनके पास और कोई तरीका नहीं था अपने आप को जाहिर करने का, इसलिए उन्होंने वॉयलेंट वेज अपनाए। तो ये एक और टेक निकल के आता है। अब सोशल मूवमेंट्स अलग अलग काइंड्स के हो सकते हैं, जैसे कि रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव मतलब क्या होता है, भाई पर्सनल कॉन्शियसनेस, अपने पर्सनल एक्शन इंडिविजुअल्स में चेंज लेकर आना। कि भैया अगर हम अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे तो सोसाइटी अपने आप बदलेगी। जैसे इजावा कम्युनिटी की बात करते हैं, तो नारायण गुरु ने लीड कर रहे थे, एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर ये रहे हैं। इन्होंने ऐसे ही चेंज लाया कि अगर हम अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे तो सोशल प्रैक्टिसेस में भी, सोसाइटी में भी चेंज आएगा। तो ये पर्सनल कॉन्शियसनेस, एक्शन में चेंज लाने की बात करता है। दूसरी तरफ अगर हम रिवॉल्यूशनरी की बात करते हैं, तो एकदम रेडिकल स्पीड में ये मूवमेंट होते हैं, सडन चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ये स्टेट की पावर को हटाने की कोशिश करते हैं, उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं कि इसको बदलना ही पड़ेगा। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो सीधे डायरेक्टली आपका जो भी उस समय का रिजीम है, गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ ही आप सीधे सीधे ये चीज करते हैं। आप तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। अगर रिफॉर्मेटिव की बात करते हैं, तो इसमें हम तख्ता पलट नहीं करना चाहते। जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन है, हम उसी को चेंज करना चाहते हैं, उसी अरेंजमेंट में बदलाव लाना चाहते हैं धीरे धीरे। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में धीरे से आया। ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट को निकाल फेंका, हमने प्रोटेस्ट किया और हम इसको लेकर आ गए। तो बस हम अपने इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफॉर्म्स आपस में चेंज भी हो जाते हैं समय के साथ। जैसे भाई एक अगर हम बात करते हैं रिफॉर्मेटिव की, कि पहले वो बदलाव लाना चाह रहा था, लेकिन अगर चीजें पूरी नहीं हुई तो हो सकता है वो वायलेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का चल रहा था, तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोग वायलेंस पे उतर आए थे। तो कई बार ये अपना अपना वो भी चेंज कर लेते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि लिंग्विस्टिक भाषा के बेसिस में जब हम चेंज करना चाह रहे थे, इंडिया में स्टेट्स बनाना चाह रहे थे, तो बहुत दंगे फसाद भी हमें देखने को मिल गए थे। अब जो पुराने सोशल मूवमेंट्स थे और अब जो नए सोशल मूवमेंट्स हैं, इनमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मेन फोकस की बात करते हैं, तो पुराने सोशल सिस्टम में क्या होता था भाई, हम इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करते थे। वेजेस, सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी। लेकिन आज के टाइम पे हम नए टॉपिक्स की बात करते हैं। हम आइडेंटिटी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ के इश्यूज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहले भाई हम देखते थे कि सोसाइटी में पावर रिलेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये गोल होता था। अब हम लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं, कल्चर इंप्रूव करना चाहते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, ना कि पावर शिफ्ट की बात करते हैं। लीडरशिप, पहले पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन लीड करते थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया इंडिया का। लेकिन अब एनजीओ, सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट, इनफॉर्मल नेटवर्क ज्यादा लीड करते हैं। नेचर, पहले क्लास बेस्ड इशू होते थे, जैसे वर्कर हो गए और कैपिटलिस्ट हो गए। अब आइडेंटिटी बेस्ड इशू होते हैं, जैसे कि जेंडर, एनवायरमेंट, एथनिसिटी, कल्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहले ऑर्गेनाइज, फॉर्मर, पार्टी सेंटर्ड होते थे। लेकिन अब पार्टी का रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इनफॉर्मल है। तो अब बिहेव करने का तरीका भी बदल गया है थोड़ा। हम कैजुअल तरीके से भी काम करते हैं। पार्टिसिपेशन, पहले वर्किंग क्लास, लेबर ग्रुप पार्टिसिपेट करते थे, अब भाई बहुत लोग करते हैं। विमेन, ट्राइबल, मिडिल क्लास, अब हर क्लास, कास्ट, हर उसमें आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेंगे। फिर व्यू ऑन स्टेट,
पहले जो मूवमेंट होते थे वो पावर गेन करने के लिए होते थे कि भाई हमें पॉलिटिकल पावर में आना है। आजकल ये उसके बाहर काम करते हैं। ये गवर्नमेंट पे, स्टेट पे प्रेशर डालने का ज़्यादा काम करते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि हम भी पॉलिटिक्स में आएँ और इलेक्शन वगैरह में आएँ या फिर गवर्नमेंट बदलें और खुद आएँ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो पहले के जो मूवमेंट होते थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिस्ट मूवमेंट से लिंक होते थे, जैसे चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। अब भाई जो मूवमेंट है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल और ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज में हमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत चीज बदल गई है। पहले नेशनल होते थे, अब भाई ग्लोबल हो गए हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रूल रेगुलेशन आएगा तो दुनिया भर में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेबर राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स पुराने उसके एग्जाम्पल हो गए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फेमिनिज्म, ट्राइबल राइट्स अभी के एग्जाम्पल हो गए। पहले बहुत लिमिटेड कोलैबोरेशन होता था, साथ में नहीं आते थे। बट अब ग्लोबल अलायंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड सोशल फोरम, बड़े-बड़े लोग साथ में आएँगे, काम करेंगे। सोशियोलॉजी में हम बहुत पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत हम सोशियोलॉजी के टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, कि भाई हमारा हमारे नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करे जा रहे हैं लेकिन चेक नहीं कर रहे, हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स है। जैसे चिपको मूवमेंट एक एग्जांपल आता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। भाई इकोलॉजिकल मूवमेंट था जो हिमालयाज के फुटहिल्स में हमें देखने को मिला। रामचंद्र गुहा जी ने अपनी बुक अनक्वाइट वुड्स में बताया कि कैसे लोग इन ट्रीज को बचाने के लिए रैली करे, है ना। वो ओक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट के पास गए और वहां पर जाके उन्होंने मूवमेंट वगैरह किया। चिपको मूवमेंट आपको पता होगा, पेड़ों को गले से भी लगाया गया कि नहीं, आपको हम पेड़ नहीं काटने देंगे। यही था भाई कि जो गवर्नमेंट है ना, उसकी डिजायर थी कि लकड़ी सेल करके, टिम्बर सेल करके हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन भाई विलेजर्स का पूरा लाइफ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था और इन्वायरमेंट का भी इशू था। ठीक है। अब भाई देखो, इनइक्वालिटी की भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट कैपिटलिज्म पे फोकस कर रही है। विलेजर्स अपना पूरा लाइवलीहुड फॉरेस्ट से चलाते हैं, उनके वेलफेयर का क्या, आप उनको तो डिस्प्लेस करने का भी सोचेंगे। तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। फिर चिपको मूवमेंट ने इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पर भी बात करी कि अगर आप जंगल काटते जाएंगे, आप पेड़ काटते जाएंगे, फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड्स आएंगी, ये चीज सही नहीं है। फिर सिंस 2014 गवर्नमेंट के भी बहुत सिस्टमेटिक इनिशिएटिव आए हुए हैं, जिससे भाई हम सारी चीजों को बैलेंस कर सकें, एक स्ट्रक्चर में काम कर सकें। जैसे कि इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन, नमामि गंगे आपने सुना होगा, और स्वच्छ भारत अभियान हो गया। इससे पहले आगे बढ़ूं, एफपीएच, ह्यूमैनिटीज की सबसे लेजेंडरी फसना पक्का है सीरीज हमारी आती है। सोशियोलॉजी में पूरे चैप्टर्स के पूरे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हम एनसीईआरटी को पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। सैंपल पीडीएफ चेक कर लेना, बाजू में एनसीईआरटी ओपन कर लेना, आप बोलोगे भैया आपने तो सब कुछ करा दिया। अब क्लास बेस्ड मूवमेंट्स, जिसमें हम पेजेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं। जो पेजेंट मूवमेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग पीजेंट बोलते हैं, पीजेंट नहीं, पेजेंट होता है रियल सही प्रोनाउंसिएशन। इसे हम एग्रेरियन मूवमेंट भी बोलते हैं। प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो पहले बहुत लोकलाइज्ड होते थे और डिसजॉइंटेड होते थे, लोकल लोकल लेवल पे काम चल रहा है। जैसे बंगाल रिवॉल्ट 1859-62, इंडिगो प्लांटेशन के टाइम पे, ठीक है। डेक्कन राइट्स 1857 मनी लेंडर्स के खिलाफ देखने को मिला। लेकिन फिर महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में इन्हें इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लिंक किया गया। जैसे बरडोली का जो सत्याग्रह सूरत में हुआ, वो 1928 में नॉन टैक्स कैंपेन था, प्लीज डेट याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार, हम सबको मालूम है, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। इंग्लिश क्लास 12 में भी ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, 1718। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फेज आया 2040 के बीच में, मतलब हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन वे में काम करने लगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, प्रॉपर तरीके से काम हुआ। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। इन्होंने भाई फ्रीडम डिमांड करी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ बात करी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर और पेजेंट में अंतर क्या होता है। जो पेजेंट होते हैं ना भाई, ये सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, छोटा सा लैंड होता है, लोअर क्लास के यूजुअली होते हैं। फार्मर्स भाई मार्केट पर्पसेस के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, बड़े बड़े लैंड होते हैं, और ज्यादातर ये हमें अपर क्लास देखने को मिलते हैं। फार्मर मूवमेंट्स की बात करते हैं तो भाई न्यू फार्मर मूवमेंट्स हमें देखने को मिले 1970s पंजाब और तमिलनाडु में। ये रीजनली ऑर्गेनाइज थे, रीजन में देखने को मिल रहे थे, और पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड नहीं थे। एंटी स्टेट, एंटी अर्बन इनकी सीधे सीधे आइडियोलॉजी थी कि ना अर्बन उसको सपोर्ट करेंगे ना स्टेट उसको सपोर्ट करेंगे। मेन डिमांड प्राइस रिलेटेड थी, और इन्होंने नोवेल न्यू न्यू मेथड अपनाए।
जैसे कि रोड ब्लॉक कर देना, तो ये नए-नए तरीके होते हैं। अब धीरे-धीरे फार्मर मूवमेंट्स ने अपना एजेंडा भी ब्रॉडेन किया हुआ है। अब ये एनवायरनमेंट, विमेन इश्यू को भी इंक्लूड करते हैं और अब इन्हें एज़ अ न्यू सोशल मूवमेंट देखा जा रहा है कि कुछ नए तरीके के मूवमेंट सोसाइटी में आ चुके हैं। फिर वर्कर मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो देखो फैक्ट्री प्रोडक्शन इंडिया में 1860s में चालू हुआ। अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड में जो ट्रेडिंग पैटर्न था हम बचपन से पढ़ रहे हैं, भाई रॉ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स को वापस से इंपोर्ट करता था। ब्रिटिश ने ऐसे ही इंडिया को लूटा। जो फैक्ट्रीज थी वो कहाँ सेटअप होती थी? पोर्ट टाउन्स में, जहाँ से भाई इजीली आप ट्रेड वगैरह कर सको। बॉम्बे, कैलकाता, ट्रेड करना आसान हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में वेज एकदम कम है, तो वर्कर्स भाई प्रोटेस्ट करते रहते थे, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस था, कभी भी हो जाता था, बड़ा डिसऑर्गेनाइज था। पहला ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश किया बीपी वादिया, सोशल वर्कर थे, उन्होंने अप्रैल 1980 में। बाद में महात्मा गांधी जी ने टीएलए, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया उसी साल में। फिर एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बॉम्बे में फॉर्म हुआ 1920 में। ईयर याद रखना भाई। मॉडरेट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट, बहुत डाइवर्स आइडियोलॉजीज देखने को मिलती थी। बाद में एआईटीयूसी के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया? ब्रिटिश का आ गया। तो 1947 में इन्होंने बनाया आईएनटीयूसी। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताना, बहुत सिमिलर है। आप कमेंट में बता दोगे, मजा आ जाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाएगा तो मैं बता दूंगा। अब कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, भाई दलित मूवमेंट। देखो भाई, दलित मूवमेंट है कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी इज्जत चाहिए, आप हमारी भी रिस्पेक्ट करिए, हम लोग कोई अलग नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिकॉग्निशन के मूवमेंट है कि हमको भी इज्जत मिलना चाहिए। भाई हमको आप ऐसे अलग तरीके से नहीं देखिए। दलित का मतलब ये होता है डाउन ट्रोडन। सोसाइटी ने इनको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। लेकिन आज तक इंडिया में हमें एक भी सिंगल यूनिफाइड दलित मूवमेंट नहीं देखने को मिला, क्योंकि दलित किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा हुआ है। और कभी भी वो यूनाइटेड नहीं हो पाए, कोई ऐसे एक कोई कॉज नहीं निकल के आया कि उसके लिए पूरे इंडिया में आपको सोशल मूवमेंट देखने को मिला हो अभी या पास्ट में। अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं दलित लोगों के अलग अलग इश्यूज के लिए, लेकिन हर इशू में एक चीज कॉमन है, हमें इक्वालिटी, सेल्फ डिग्निटी और अनटचेबिलिटी को मिटाइए। ये चीजें बहुत कॉमन है जब भी दलित मूवमेंट की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम सतनामी मूवमेंट की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के चमार्स ने ये किया हुआ था। ये टर्म है एनसीईआरटी का, वरना आप कमेंट में लिखने लग जाओ कि भाई आप ये टर्म क्यों यूज कर रहे हो। ये हम उन्हीं के कॉन्टेस्ट में यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसको एक गलत वे में यूज करने लग जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बड़ा कॉमन है, छपरी। क्या तुम बड़े छपरी हो? आप किसी दिन गूगल करिएगा कि छपरी का रियल मीनिंग क्या होता है। हम बहुत गलत तरीके से वर्ड्स को यूज करते हैं। आप ऐसे यूज करते हो जैसे कि इस नाम में कोई मीनिंग है। आप किसी को बोल दोगे यार तुम चमार हो क्या, मतलब जैसे चमार होना कोई बुरी चीज है। तो ये मेन एक मुद्दा निकल के आता है। आदि धर्मा मूवमेंट पंजाब में, फिर महार मूवमेंट हमारा महाराष्ट्र में। अब बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो देखो भैया, बैकवर्ड क्लास ना पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन के आया कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में। मतलब यहां पर हम इसको पॉलिटिकल सेंस में देख रहे हैं। ये इस समय बिल्कुल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना हुआ था। रीजन ये था कि जो कॉलोनियल्स थे, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया कैप्चर किए हुए थे, ये कास्ट के हिसाब से पेट्रोनेज देते थे। मतलब कास्ट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन, बेनिफिट और सारी चीजें देखने को मिलती थी। इसलिए लोगों ने बोला भैया हम अपनी कास्ट को, अपनी सोशल पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। इसी को लोगों ने अपनी सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बना लिया, क्योंकि भाई एक पेट्रोनेज उससे जुड़ा हुआ था। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा और इंडिया में डीपली रूटेड हो गई। तो ये जो टर्म है ना बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड क्लासेस टर्म बहुत वाइडली यूज होने लग गया मद्रास प्रेसिडेंसी में ना 1872 से। इसके बाद तो भाई ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन अलग अलग हमें देखने को मिले। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन के सामने आ गया था। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करते हैं, यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करता है। अभी सीयूटी एग्जाम चल रहे हैं, सांस लेने का समय नहीं है, बट आपके गुरु भैया आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो बना रहे हैं कि भैया आखिरी में सोशियोलॉजी वाले बच्चों को नहीं छोड़ सकते। इसके बाद फिर द ट्राइबल मूवमेंट्स, भाई अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में मूवमेंट्स। कॉमन इश्यूज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। झारखंड की बात करते हैं, वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टेट्स है, जिसे साउथ बिहार से निकाला गया 2000 में। अगर हम भाई सोशल मूवमेंट की बात करते हैं झारखंड में, तो एक बहुत ही फेमस लीडर का नाम आता है, आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा जी। एक आदिवासी थे जिन्होंने भाई ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबेल किया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन बने इस मूवमेंट के। पूरे झारखंड में इनका नाम है, अब तो पूरे इंडिया में सब इनको जानते हैं। इनके नाम की स्टोरी, सॉन्ग्स आपको पूरे झारखंड में सुनने को मिलेंगी, बहुत फेमस हुए थे।
फिर क्रिश्चियन मिशनरीज मिशनरीज का काम ही होता है अपने रिलीजियस को प्रमोट क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, है ना? तो ये साउथ बिहार में जब वर्क कर रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इन्होंने लिटरेसी और लिटरेचर को प्रमोट किया, उसके लिए वहाँ रिस्पॉन्सिबल थे, है ना? अब भाई रिसर्च वगैरह चालू हुई कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा मिथ्स के वगैरह में जानते हैं, और इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चालू हुआ कि सारी चीज़ों को लिखा जा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होने लगी ना, तो भाई एक यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलने लगी। मतलब जो झारखंड के लोग हैं वो अपने आप को एक जैसा महसूस करने लग गए कि भाई हम एक हैं, हमारा कल्चर एक है, पास्ट एक है, हमारी एक आइडेंटिटी है। और जब ये हुआ तो ये सब यूनाइटेड होने लगे। पहले भी थे लेकिन चीजें और बढ़ने लग गई। अब भाई जो लिटरेट आदिवासीज थे, जो पढ़े लिखे आदिवासीज थे, अब भाई उन्हें जॉब्स मिलने लगी, है ना? गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगी। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले थे, उन्होंने सेपरेट स्टेट डिमांड करना चालू कर दिया कि भाई हम सब एक है, हमारा सेपरेट स्टेट होना चाहिए। साथ ही में इसी समय जो आदिवासी थे भाई, उनका ना एक कॉमन प्रॉब्लम था। उन्हें डिकू डिकू हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आउटसाइडर्स, जो ये माइग्रेंट ट्रेडर हैं, मनी लेंडर हैं, वो पसंद नहीं थे। ठीक है, उनका कहना था कि हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी वेल्थ एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज वगैरह उठाना चालू करी। ठीक है, और उनके खिलाफ ये सब परेशान रहते थे। आज के समय में करंट इश्यूज क्या देखने को मिलते हैं? एक्विजिशन ऑफ लैंड, भाई गवर्नमेंट को इरिगेशन और सबके लैंड चाहिए तो इनका डिस्प्लेसमेंट होता है। सर्वे एंड सेटलमेंट प्रॉब्लम्स, भाई सर्वे हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा लैंड किसका है, तो लैंड राइट्स के इश्यूज बड़े परेशान करते हैं। लोन है, वैसे ही भाई इन्होंने गरीबी देखी है, प्रॉब्लम देखी है। अब आप टैक्स लगाओगे, लोन लोगे, इंटरेस्ट लोगे, बड़ी दिक्कत होती है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया हुआ है, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है, उनका सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस चलता है। तो भाई फॉरेन राइट्स का जो लॉस हुआ है उससे भी आदिवासी को प्रॉब्लम है, और पूरे बहुत लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं, तो भाई देखो, जब स्टेट फॉर्मेशन का काम इंडिया में चल रहा था, हमने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है, हम रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, तो जो मेजर हिल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनके अंदर एक होप आ गई कि भाई हमारा भी काम होगा, देखा जाएगा। वो ना थोड़े से इस चीज को लेके कॉन्शियस थे कि भाई हमारी खुद की एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी है, हमारी ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी, हम हमेशा से फ्री रहे, हमने किसी के अंडर में काम नहीं किया। तो भाई जब हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है, तो हम थोड़ा सा अनश्योर हैं कि जो ये असम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें हम सही से काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पहले हिस्ट्री बहुत बड़ा, पहले असम बहुत बड़ा होता था, और असम के अंदर ही ना अलग अलग ऑटोनॉमी देखने को मिलती थी। जैसे एक अलग ग्रुप है तो उनको थोड़ी फ्रीडम दे दी, किसी और ग्रुप को थोड़ी फ्रीडम दे दी, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम बढ़ने लग गई थी। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत परेशान थी, बहुत सारे बाद में फिर स्टेट्स बनाए गए असम को काट काट के, क्योंकि सबका ये कहना था कि भाई जो असम की गवर्नमेंट है वो हमारा ध्यान नहीं दे रही है, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। तो ये पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। फिर नॉर्थ ईस्ट में एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है कि मेन स्ट्रीम से आइसोलेशन। भाई इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जो हुआ है, वो इतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया नॉर्थ ईस्ट में, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर यही है कि भाई अगर हम बात करते हैं, ट्राइबल्स का मेन यही कहना है कि हमारी जो हमेशा से आइडेंटिटी रही है, भाई कल्चर रहा है, हम फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के नाम पर ये चीज़ें हमसे मत छीनिए, हमें हमारे कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने दीजिए। तो ओवरऑल अगर आप ये पूरा देखेंगे तो जो मेन गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे हैं वो इनको इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। विमेन मूवमेंट, 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड अर्ली विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्मर्स थे, जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत इशू की बात करी। विमेन में भाई सती प्रथा की बात करी, विडो रीमैरिज की बात करी, पर्दा सिस्टम की बात करी, पॉलीगैमी, एक से ज्यादा हस्बैंड वाइफ होना, उसकी बात करी। फिर धीरे धीरे भाई विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें नेशनल और लोकल लेवल पर देखने को मिले, जैसे विमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस 1925, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया 1926। पहले तो लिमिटेड फोकस के साथ ये चीजें चालू हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर स्कोप को एक्सपेंड किया गया। जैसे एग्जांपल देना हो तो जो विमेन्स इंडियन एसोसिएशन है, भाई पहले तो वो विमेन के वेलफेयर पे फोकस करते थे, लेकिन बाद में वो इस टॉपिक पे भी बात करने लगे कि पॉलिटिक्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है। तो अपना जो भी उनका एम था उसको भी धीरे धीरे करके ब्रॉड करने की कोशिश करी गई। फिर एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड रिवोल्ट्स, ये जो मूवमेंट्स थे ना भाई, इन्होंने इस
एक बहुत बड़े अजम्पशन को चैलेंज किया कि सिर्फ मिडिल क्लास एजुकेटेड विमेन ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं सोशल मूवमेंट में। ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है। बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय में, विलेजेस वगैरह में रहती थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। जैसे भाई तेभागा मूवमेंट की बात कर लीजिए, निज़ाम हैदराबाद में जो निज़ाम का रूल था, उनके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो विमेन बिल्कुल लीड कर रही थी उन मूवमेंट्स को। तो विमेन ने बहुत काम इस चीज़ में भी किया हुआ है और आज की डेट में तो अब करती ही करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया का प्रोग्रेस हमें मालूम चल रहा है। पोस्ट 1947 फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेकेंड फेज ऑफ विमेन्स मूवमेंट, क्योंकि अब स्ट्रेटजीज इश्यूज सब चेंज हो रहे हैं। अब नए कंसर्न निकल के आ रहे हैं, जैसे भाई डाउरी को अपोज करना हो गया, लैंड राइट्स के लिए डिमांड करना हो गया, एम्प्लॉयमेंट राइट्स की बात करना हो गया। और अब धीरे धीरे हमें यह भी रियलाइज हुआ है कि हर विमेन सेम टाइप के डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती है। आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपका रीजन है, उसके हिसाब से भी चीजें बदलती हैं। तो एक मेन गोल तो यही है कि हमें जेंडर जस्ट सोसाइटी बनाना है। जस्ट मतलब फेयर, भाई इक्वल सोसाइटी होना चाहिए। मैन हो विमेन हो सब फ्री होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, बहुत योजनाएं आ गई हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिससे अब हम चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो यार कंक्लूजन तो इस चैप्टर का यही निकल के आता है कि भाई एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इंडिविजुअल और सोसाइटी का। हम खुद को बदलते हैं तो सोसाइटी बदलती है, और सोसाइटी बदलती है तो हम बदलते हैं। हम खुद को भी बदलते हैं, सोसाइटी को भी बदलते हैं, कनेक्शन देखने को मिलता है और एट द एंड ग्रोथ होती है। इसी के साथ आप सभी को सोशियोलॉजी के लिए ऑल द बेस्ट। सारे चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिलेंगे, फंसना पक्का है, ज़रूर से चेक करिए। और ढेर सारा प्यार, आप मुझे डेफिनेटली प्राउड फील करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। ढेर सारा प्यार। फ्यूचर टॉपर्स साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।